जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होगे, शानदार होगे और अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे हुए होंगे। आज के सेशन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आपने इसका फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, अगर नहीं भरा है तो जल्दी से भर देना। 5 मई इसकी लास्ट डेट है। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स काफी सारे पूछ रहे थे कि मैम इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन 3 मंथ्स। तो मैं ये कहूंगी यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये सेम क्वेश्चन आप मुझसे 2 साल पहले पूछते तो मेरा जवाब यस नहीं नो था। क्यों? क्योंकि पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो चेंज था। आपके टीयर 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते थे। दैट मीन्स आपको टीयर 1 में कम से कम कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ऊपर लेके आने होते थे, तभी आप अपनी ड्रीम जॉब ला सकते थे। लेकिन अब आप कट ऑफ से 0.5 नंबर भी ऊपर ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टीयर 2 में मेहनत करो और जितने भी मार्क्स आपको लाने ले आओ। तो क्या 3 महीनों में आप टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करोगे तो। देखो, कंपटीशन तो बहुत है, आप सभी को पता है, लेकिन हमें सीट चाहिए सिर्फ एक। इस एक सीट को पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हो डिपेंड उस पर करता है कि आपको ये जॉब मिलेगी या नहीं। मेहनत हर बच्चा कर रहा है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो आप अपने लक्ष्य को सही समय पर पालोगे। मैंने भी एसएससी एग्जाम क्वालिफाई की है, सीजीएल 2021, जिसमें मेरी पोस्ट थी ऑडिटर इन सीजीडीए। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस को भी आप यूज करके अपने लक्ष्य को पाने में आसानी से कामयाब हो सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो चीजें आप सुन रहे हो उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करो। स्टूडेंट्स सुनते तो बहुत की है लेकिन करते किसी की नहीं है ना। तो आपको यही कहूंगी, जो भी चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से समझना और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके कट ऑफ मार्क्स को पहचानना। अब हम 2022 का कट ऑफ तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? बिकॉज उस टाइम वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, 37,000 वैकेंसीज थी। तो उस टाइम कट ऑफ हमारा गया था 114 जनरल का, अगर मैं बात करूं। बट इस बार तो वैकेंसीज अराउंड 7500 है। तो हम मान सकते हैं जो 2021 का कट ऑफ था अराउंड उसी के आसपास रहने वाला है हमारा कट ऑफ। दैट मीन्स आपको कम से कम 125 से 130 मार्क्स, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रही हूँ, 125 से 130 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए लाने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो इस एग्जाम में क्वालिफाई। पहले तो आप लोगों को क्वालिफाई करना होता नहीं था, अब क्वालिफाई करना है तो कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर हम 130 मार्क्स अपर लिमिट मान के चलते हैं, 130 मार्क्स आपके तब आ पाएंगे जब आपके 65 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, क्योंकि 65 दूना कितना होता है भाई, 130 होता है। अब 65 क्वेश्चन करने हैं, टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। कोई ऐसा बच्चा होशियार तो है नहीं कि वो 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा एग्जाम में और 65 में से 65 ही सही हो गए। ये तो ऑप्शन पॉसिबल है नहीं। दैट मीन्स आप लोग को कम से कम 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन गलत होते ही है। आप कुछ भी कर लो, एग्जाम का प्रेशर होता है, आसपास का माहौल रहता है, हमारे अंदर की एंग्जाइटी होती है, उन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से एग्जाम में हमारे 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो दैट मीन्स हम सेफर साइड मान के चले तो 80 क्वेश्चन तो हमें करने ही हैं, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ हमारे 130 मार्क्स आ पाएंगे। मान लो 80 में से आप 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करते हो, 70 क्वेश्चन आपके हो गए सही, 70 दुना कितना हो जाएगा 140, और जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए थे उसके आपके 0.5 कटेंगे। दैट मीन्स कितने मार्क्स गए? 5, 135 मार्क्स आएंगे। तो आपको कम से कम 80 क्वेश्चन को तो टारगेट करके चलना ही पड़ेगा, एनी वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में बात करूं तब जाके आप 135 मार्क्स लेके आ पाओगे। हमें नहीं पता कि वैकेंसी बढ़ेगी कम होगी क्या होगी, हमको तो बस ये मान के चलना है कि कम से कम कट ऑफ से हम अपने आप को सेफर साइड पे रखें, ताकि कट ऑफ कम होती है ज्यादा होती है टेंशन ना होना। एग्जाम के बाद ऐसा ना हो कि अरे शिट मैं 2-3 क्वेश्चन और सही कर लेता या कर लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता।
आपको उन चीजों पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने आप को सेवर साइड पे रखना है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि 80 क्वेश्चंस तो आपको करके ही आना है। अब इन 80 क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, उसके लिए आप लोगों के पास 4 सेक्शंस है। जीएस जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और क्या है भाई, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स। अब इन चारों सब्जेक्ट में से ही आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चंस करने का टारगेट करना है। अब आप उसके लिए कैसे टारगेट करोगे कि हम इन कौन से सेक्शन में मेहनत करें, कौन से सेक्शन को अभी के लिए छोड़ दे, बाद में करें टीयर 2 के लिए, सो दैट हम हाँ 80 क्वेश्चंस तक करने की ऑप्शन गेन कर लें। तो उसके लिए मैं आपको ये करूंगी कि आप एसएससी 2021 या 22 टीयर 1 एग्जाम का, प्री एग्जाम का कोई भी एक प्रीवियस पेपर उठा लेना और उस पेपर में देखने की कोशिश करना कि आप कौन से सेक्शन में अच्छे हो। 4 सेक्शंस रहते हैं, चारों ही बराबर मार्क्स के हैं। ऐसा तो है नहीं कि जीएस जी के आपका 100 मार्क्स का आ रहा है, रीजनिंग 50 मार्क्स की आ रही है, तो रीजनिंग पे कम ध्यान देना है, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है, जीएस पे ज्यादा ध्यान देना है। सारे सब्जेक्ट जो है आपके वो इक्वल वेटेज रखते हैं टीयर 1 एग्जाम में। तो टीयर 1 में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो, देखो एग्जामिनर किस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा है, जीएस जीके में आपसे क्या पूछ रहा है, और एक मॉक टेस्ट लगा के भी देख लो। देखो मॉक टेस्ट में कौन से सेक्शन में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। वो सेक्शन आपका इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ्स रीजनिंग भी हो सकता है, या जीएस जीके भी हो सकता है, वो आपको पहचानना है। तो ये चीज आपको करके देखनी होगी। कोई भी पेपर उठा लो और एनालाइज करो कि कौन से सेक्शन आपका अच्छा है। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है। मान लो आपको लग रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग मेरा अच्छा है, मेरा बैकग्राउंड जो था वो फिजिक्स पीसीएम था, पीसीएम की वजह से मेरा मैथ्स अच्छा है, तो मैं मैथ्स को ज्यादा प्रैक्टिस करूं तो मैं कैसे भी करके 25 में से मान लो 22 क्वेश्चन तो करेक्ट कर ही सकता हूँ, है ना। हमें 80 क्वेश्चन करने, कम से कम 80 क्वेश्चन करने के लिए तो आपको मैथ्स में कम से कम 22 का टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। अब मान लो मैथ्स में आप लोगों ने सोचा, कि मैं मेहनत कर लूंगा, बट क्या पॉसिबल है 3 महीने में? 3 महीने में पॉसिबल है क्या? तो मैं ये कहूंगी आप लोगों को, मैथ्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है डियर स्टूडेंट्स। इसमें अराउंड 30 से 35 तो टॉपिक्स ही है। परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एडवांस हो गया, बहुत बड़ा है मैथ्स का सिलेबस। बट मैथ्स का सिलेबस क्या आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो? मैं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको 3 महीने के अंदर क्लियर करवा दे। तो फिर आप क्या करोगे? तो मैं ये कहूंगी, मैथ्स के लिए आपका जो भी पैटर्न चल रहा है, 6 महीने का आप लोगों का रहता है ड्यूरेशन। कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, 6 महीने में आपका हो जाता है मैथ्स कंप्लीट। तो आप टारगेट करो कि 50% सिलेबस या 70% सिलेबस को कंप्लीट करो। 70% मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करो। ऐसा नहीं करना है कि आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक उठा लिया, जो टीयर 2 टाइप के क्वेश्चंस थे उनको छोड़ के आगे बढ़ गए कि अपन इसको बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना है और उसी तरीके से पढ़ना है जैसे आप पहले पढ़ते थे। पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ऐसा नहीं करना है कि टीयर 1 के क्वेश्चंस में कर लेता हूँ, टीयर 2 के क्वेश्चंस बाद में समझूंगा। आपको पूरा टॉपिक अच्छे से फिनिश करना है। भले ही आपके कुछ चैप्टर्स छूट जा रहे हैं तो उन चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है। जैसे मैं बोलूँ CISI बहुत बड़ा चैप्टर रहता है, उसमें से क्वेश्चन आता है एक आध, है ना, तो इस चैप्टर को करना मत, उलझ जाओगे, है ना, 1 महीना खत्म हो जाएगा आप लोगों का फालतू समझने में। तो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, आप उन टॉपिक को पहले उठा लो। जैसे मैं बात करूँ अर्थमेटिक में आप लोगों का परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये टॉपिक ऐसे है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, तो इन टॉपिक्स को आप लोग पहले करो। इसमें अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो चीजें छूट जा रही है उसको आप भले टीयर 2 के टाइम कर लेना। वैसे भी हमें पूरा सिलेबस तो अभी करना नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम करनी है क्वालिफाई करने के लिए हमें बेयर मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ मैथ्स में, तभी हो पाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूं रीजनिंग की। देखो, जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, रीजनिंग उनका अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत जो होती है ना वो होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से ये इतना इजी सा टॉपिक, इतना इजी सा सब्जेक्ट, उसमें उनके 40 मार्क्स आ पाते हैं। ये टॉपिक ऐसा, अगर आप इसमें शिद्दत के साथ मेहनत करो ना तो पूरे 50 में से 50 आप लेकर आ सकते हो।
मैं मानती हूँ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जैसे मिसिंग टर्म्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के कभी कोई टफ फंस जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं तो इसमें आप कम से कम 46 मार्क्स लेके आ सकते हो पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ। इसमें आपको करना क्या है, बस सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं उनकी आपको क्विजेज लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन बहुत सारी क्विजेज अवेलेबल है, आप लोग को बुक या क्विज जो भी आपको प्रेफर पसंद आ रहा हो आप उस सोर्सेस को अडॉप्ट कर सकते हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ रही है तो कोडिंग डिकोडिंग के एक दिन में बैठ के 100 क्वेश्चन लगा डालो। डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है तो एक दिन में 50 क्वेश्चन लगा डालो। जिस भी टॉपिक में इशू आ रहा है उस टॉपिक को उठाओ और उसमें प्रैक्टिस करो। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो रीजनिंग में जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी मेरे हमेशा 42 के आसपास नंबर रहते थे। मुझे पता था मैं इसमें अपने मार्क्स ज़्यादा ला सकती हूँ, फिर भी मैं गलती करती थी कि रीजनिंग पे ध्यान ना देकर जीएस जीके इंग्लिश इन सब में उलझ जाती थी। तो मैं अपनी गलतियां भी आप लोगों को बताती जाऊंगी साथ साथ कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो गलतियां मैंने की थी वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रीजनिंग सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से टारगेट कर लेते हो, सब्जेक्ट्स पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लेते हो कि आपका कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बहुत बढ़िया और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। कैसे भी करके आप रीजनिंग में अपने बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी इंग्लिश की। कहा जाता है इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। ऑल्दो ये बात ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अंदर से आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को देख के डर गए कि यार हमने तो आज तक पढ़ी नहीं है स्कूल में, हम कैसे करेंगे, हमसे तो और भी ज़्यादा बहुत लोग आगे हैं। आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। इंग्लिश में बात करूं, सिलेबस में आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है। आराम से 3 महीने के अंदर आप ग्रामर पढ़ सकते हो। हम अपना बैच भी लेकर आए हैं जिसमें हम 1 फैब से हम लोगों ने 1 मार्च से स्टार्ट किया था। इस बैच में हम लोग आपका ग्रामर वाला सेक्शन खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप चाहे तो बैच ले सकते हैं, 3 महीने की क्लासेस, इसमें पूरा 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स इसमें इंग्लिश का। मैंने उस कोर्स में बताया भी है कि ऐसी कौन कौन सी छोटी चीजें हैं जो आप करके अपने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। जैसे मैं बात करूं, बच्चों का फोकस पूरा रहता है ग्रामर में इंग्लिश में, लेकिन अगर आप सीजीएल 2022 मेंस एग्जाम की बात करो तो वेटेज जो है ना स्टूडेंट वो वोकैबलरी का है। और बच्चे दिक्कत यही करते हैं कि वोकैब को ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको वर्ड्स याद नहीं हो पाते तो बोलते छोड़ो अपन तो ग्रामर पढ़ लेंगे, कंप्रीहेंशन कर लेंगे, वोकैब को छोड़ देते। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे ज्यादा कोई एग्जाम में रोल प्ले करेगा इंग्लिश में तो वो है वोकैबलरी, क्योंकि वोकैबलरी आपकी क्लोज टेस्ट में भी पूछी जाएगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके अलावा सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग वाले हो गए, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गए। काफ़ी सारी जगह पे एग्जामिनर आपकी वोकैबलरी चेक करता है। दैट मीन्स इसे आप छोड़ के नहीं चल सकते। आपको वोकैब तो किसी भी हालत में पढ़नी है। आप कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, आप चाहो तो हमारा बैच ले सकते हो। और इसके अलावा हम एक वीडियो भी ला चुके हैं क्रेजी जीके ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे कि वो कैप को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, आप वो देख लेना। ग्रामर आप 3 महीने में पढ़ो, जितनी ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस सेट्स लगाने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, एग्जाम में देखो कि क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर के कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, एनालिसिस करो और जिस पार्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं उस पार्ट पे फोकस करो। स्टूडेंट्स गलतियां ये करते हैं कि कंप्रीहेंशन पार्ट को भी छोड़ देते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग्स उनके अंदर है ही नहीं। आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि अपने अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करो, बिकॉज ये हैबिट आपको भले टीयर 1 एग्जाम में हेल्प ना करे लेकिन टीयर 2 में जरूर हेल्प करेगी। सीजीएल 2022 मेंस का पेपर देख लेना, कंप्रीहेंशन अच्छे वेटेज का आया था। 45 क्वेश्चंस में से आपके 15 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के आए थे, 15 से 20 क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर आप रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फाइट करना टीयर 2 एग्जाम में। भले ही अभी टाइम नहीं है पढ़ने का पेपर, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं कहूंगी भी नहीं पेपर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करो आधा घंटा, बिकॉज आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जैसे ही टीयर 1 एग्जाम हो जाता है आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, स्टैमिना डेवलप करना है, तभी आप मेन एग्जाम में सही क्वेश्चन के सही आंसर्स मार्क करके आ पाओगे। तो ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश की।
ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं जीएस जीके। अब जीएस जीके के लिए क्या करें? जीएस जीके भैया खाई जैसा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस में बात करूं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं। क्या 3 महीने में हम जीएसजी के पढ़ सकते हैं? मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं। मेरा आप लोगों को गाइडेंस यही रहेगा कि आप लोग कोशिश करो इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कोशिश करो कि आप लोग 70 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओ। 70 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे तब जाके आप 8 से 10 क्वेश्चन की मेहनत जीएस जीके में करोगे। किसमें करोगे भाई? जीएस जीके में करोगे। ज्यादा टाइम है नहीं तो मैं आप लोगों को कहूंगी जीएस जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़ लेना, जहां से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो सारी चीज पढ़ लो। जो लूसेंट के आखिरी में दिए हुए हैं पेजेस मिसलेनियस के, उनको घोट डालो, वहां से तो क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बनते ही बनते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स आप लोगों का 6 महीने का आता है, 6 महीने का चाहो तो करंट अफेयर पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हर एक दिन का पर्टिकुलर आप वीडियो देखे जा रहे हो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहीं से भी कंपाइलेशन उठा लो, लूसेंट की बुक उठा लो जिसमें आपका साल भर की पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल रहती है। उन पीडीएफ्स में से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे टॉपिक्स उठाओ जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बायोलॉजी, वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी भले पढ़ लो। लेकिन सारा जीएस आप करने बैठे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 3 महीने में करना, बिकॉज अगर आपने इन पे अपना ज्यादा टाइम डिवोट किया तो बाकी सब्जेक्ट्स पे आप टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगी, अपना टाइम बहुत ही कीमती है, इस टाइम को आपको बहुत सोच समझ के डिवोट करना है। मान लेना आपका 1 से 2 घंटा वेस्ट किया गया, एग्जाम में आपको जरूर याद आएगा और आपको लगेगा कि यार शिट, अगर इस टाइम में मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरे अच्छे मार्क्स बन जाते और शायद मैं एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेता। तो आपको अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रखना है, रिग्रेट ना रहे उसके लिए आपको अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो, ये मैं बात करूं, ये है आपका एंड गोल। इस एंड गोल पे जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहो तो घूम के जा सकते हो, चाहो तो सीधे जा सकते हो, चाहो तो जिगजैग वे में जा सकते हो। रास्ता एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आपके एंड गोल पे पहुंचने में आपको हेल्प करेगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप डेडलाइन फिक्स करो कि आपको ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला टॉपिक इतने दिनों में फिनिश करना है। मान लो आपके पास दिन भर का समय है, आप टारगेट रखो कि दिन भर में मुझे 10 घंटे पढ़ना है। ऐसे नहीं, आप टारगेट ये रखो कि आज मुझे परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या डिसाइड करो कि आज मुझे परसेंटेज के 200 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ऐसा मत बोलो कि आज तो मैं 3 घंटे वोकैबलरी पढ़ूंगा। नहीं, आज मैं अपने वोकैबलरी के अराउंड 100 to 200 वर्ड्स याद करूंगा, जितने भी वर्ड आप याद कर सकते हो। मान लो आप 50 ईडियम याद कर लो, 50 वन वर्ड याद कर लो, 50 सिनोनिम याद कर लो, इस तरीके से बांट लो सिलेबस को। तो आप लोग अपनी डेडलाइन फिक्स करो कि आज मेरे पास 3 महीने हैं, तो इस 3 महीनों को अलग अलग टारगेट्स में डिवाइड करो कि 3 महीने में तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन इन 3 महीनों को अलग अलग महीने में बांटो कि इस महीने में मुझे क्या फिनिश करना है, सेकेंड मंथ में मुझे क्या करना है और थर्ड मंथ में क्या फिनिश करना है। फिर अगेन इस 1 महीने को 4 हफ्तों में बांटो, 4 हफ्ते के टारगेट्स बनाओ कि पहले हफ्ते में मुझे पॉलिटी पढ़ना है, दूसरे हफ्ते में मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, तीसरे हफ्ते में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, चौथे हफ्ते में मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जब तक आप अपने आप को टारगेट बेस्ड नहीं दोगे, अगर आप अपने आप को टाइम बेस्ड टारगेट दोगे कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो इतनी बोरियत आ जाएगी कि आप 2 घंटे बाद लाइब्रेरी छोड़ के जहां भी बैठते हो उठ के भाग जाओगे वहां से। अपने आप को टारगेट दो कि आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को टारगेट दो कि आज इस 1 हफ्ते में मुझे इतना पढ़ना है, और फिर अगेन उस 1 हफ्ते को आप अलग अलग दिन में डिवाइड कर लो कि आज का दिन है मेरे पास, कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना है। उस 10 घंटे में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका टारगेट बना।
जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे और उन्हें कंप्लीट अकम्प्लिश करोगे ना, तो अंदर से बहुत खुशी होगी। और ये छोटी छोटी खुशियां ही हमें हमारे बड़े टारगेट्स को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि 3 महीने में आपको कैसे चीजें डिवाइड करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड थिंग आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मार्केट में कोई भी नई किताब आई लेने चले गए। ऐसा मत करना भाई, ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। दोस्त ने बता दिया यार चल ये वाली बुक नहीं आई, अपन लेने चल रहे थे XYZ। ऐसा नहीं करना है भाई। आपको एक ही बुक लेना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और उसी बुक को बार बार रिवीजन करना है। आपने देखा भी होगा काफी सारे टॉपर्स अपने इंटरव्यू में कहते हैं बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना rather देन 10 किताबों से अलग अलग चीजें पढ़ना। कोई भी रिसोर्सेस फिक्स कर लो अपने, और उन्हीं रिसोर्सेस पे स्टिक रहो। अगर आप इंग्लिश की वोकैब की बात कर रहे हो, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे SP बख्शी से पढ़ना है, तो दैट्स इट, आपको उसी बुक को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं मार्केट में नई बुक पब्लिश हो गई, लॉन्च हो गई किसी ऑथर की, या किसी बढ़िया से सर मैडम की लॉन्च हो गई तो हम उसको लेने चले गए। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज है और उसे ही फॉलो करना है। तो डिसाइड करो 3 महीने में आपको, आपके इतने सारे 4 सब्जेक्ट्स है, इन 4 सब्जेक्ट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। आप लोगों को यही कहूंगी कि GS GK पे फोकस कम करना। जितना हो सके पहले रीजनिंग को खत्म करो, इंग्लिश को खत्म करो, उसके बाद मैथ्स खत्म करो, और टाइम बचे तो फिर GS GK पे आने की कोशिश करना। पहले स्टार्टिंग के 2 महीने में टारगेट करो कि जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया है ना, जी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करो। फिर आखिरी में कुछ टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो GS GK पढ़ना पड़ेगा, मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, तो फिर आप अपना फोकस करना स्टार्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टिक टू योर शेड्यूल। देखो अभी आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने बाकी है डियर स्टूडेंट्स। 3 महीने बाकी है, दैट मीन्स आप सोचो कि मैं 5-6 घंटे पढ़ लूं और मेरा बेड़ा पार हो जाए, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। बेड़ा पार तो होने से रहा, उल्टा आप लोग पीछे रह जाओगे, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। याद रखना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन में आप आगे तभी रह पाओगे जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में करोगे। फिक्स कर लो कि कम से कम 8-10 घंटे आपको पढ़ना ही है। ठीक है, आपने शेड्यूल फिक्स किया है कि आज मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे आपके फ्रेंड का बर्थडे हो, किसी भी सगी संबंधी का शादी हो, कुछ भी हो, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। आपको जो आपने सोचा है कि इस महीने में मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, इस हफ्ते में टारगेट कंप्लीट करना है, उसे आपको फुलफिल करना ही है। ठीक है, याद रखना अभी जो ये 3 महीने हैं, और मेंस के एग्जाम के भी 3 महीने अगर मैं मिला लूं, 6 महीने, ये 6 महीने अगर आप लोगों ने निकाल लिए ना भाई अच्छे से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो मैं मान के कह सकती हूँ कि हाँ आप 2023 में अपनी एक जॉब पक्की कर लोगे। लेकिन अगर आप उलझ जाते हो मामा काका नाना चाची बहन भाई की शादियों में, तो फिर बेटा उनकी शादियों के साथ उनके बच्चे भी हो गए, इन फ्यूचर उनको खिलाते रहना। याद रखना बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। आपको थोड़े टाइम के लिए अपने आप को आसपास के एनवायरनमेंट से दूर रखना होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उन लोगों से बात ही मत करो, सारी चीजें छोड़ छाड़ दो, पढ़ाई में घुस जाओ, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, बिल्कुल मत करना ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, अपने साथ कंसिस्टेंट रहना, अपनी पढ़ाई के बीच में किसी को भी आने मत देना। या अगर आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, तो भले लाइब्रेरी में 1 घंटा और बैठना पड़ जाए, आपको बैठना है और उस टारगेट को कंप्लीट करके ही जाना है। क्योंकि अगर एक दिन का टारगेट मिस हुआ, तो याद रखना दूसरे दिन वापस आपको लगेगा ठीक है यार कल भी तो छोड़ा था, आज भी छोड़ देता हूँ, है ना। तो अपना माइंड ही है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करने की हैबिट डालो। अगर आप एक दिन अपने माइंड को लीनियंट करोगे कि हाँ चल ठीक है चलेगा यार, आज तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, आज तो मैं घूमने चले जाता हूँ, ये एक एक दिन करके बहुत सारे दिन में सो जाएंगे। और मैं आप सभी को यही कहूंगी स्टूडेंट्स, टाइम जब चले जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेट होता है, वो रिग्रेट आपको ना हो, इसलिए आपको यही कहूंगी आसपास की चीज़ों से दूर रहो और जो आपको टाइम बताया गया उस पर स्टिक रहो। एक दूसरी चीज़ ये भी कहूंगी कि अपने आसपास जहाँ भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, एक कैलेंडर बना लो, उसमें बैकवर्ड काउंटिंग लिख लो, जैसे 90, 89, ठीक है, 88, ऐसे करके डेज लिखते जाओ। जैसे ही दिन खत्म हो
उस दिन पे क्रॉस करते जाओ। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक एक दिन खत्म होता जा रहा है और आपके पास कम दिन बच रहे हैं। जब आपको पता चलता है ना कि हाँ यार एक दिन कम हो गया, तो फिर हमारे अंदर ना डेडिकेशन आने लगता है धीरे धीरे कि यार अब कम दिन बचे, अब हमें इतना सारा कोर्स कंप्लीट करना है। तो जहां भी आप पढ़ते हो, अपने रूम में, अपने घर में या लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो ये चीज लगा लेना। मैंने भी अपनी एग्जाम की तैयारी के टाइम में ऐसे ही किया था। लाइब्रेरी में मैं जब पढ़ने जाती थी तो वहां पे मेरा कैलेंडर बना हुआ रहता था। एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही मैं घर जाती थी, उस दिन पे मैं क्रॉस करती थी कि आज का दिन खत्म, अब नेक्स्ट डे मुझे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और मेरे पास इतने दिन बचे। तो मुझे याद था कि आखिरी जब मेंस की एग्जाम थी मेरी, तो लास्ट वन डे लिखा हुआ था, उस वन डे को काट के मैं आई थी और अपने आप को लिख के भी आई थी ऑल द बेस्ट। बस अब हो गई अपनी तैयारी, अब अपन को भैया निकालनी गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी आपकी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। इस चीज से बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डिस्ट्रक्शन तो आएंगे भैया, जिंदगी है ना। बट जो स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं वही गवर्नमेंट जॉब ले पाते हैं। बाकी तो क्या है भाई, दुनिया है, लोग आएंगे जाएंगे, वैकेंसी 7500 ही है, वही लेके जाएंगे। बाकी के जो लाखों लोग हैं वो तो खाने पीने ही आए थे, घूमने फिरने ही आए थे, वही करके चले जाएंगे अपने घर पे। तो डिपेंड आप पे ये करता है कि कैसे भी करके सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन, दूर रहने की कोशिश करो इनसे, ठीक है। अपने आसपास माहौल ऐसा रखो कि जो लोग आपको आपके लक्ष्य के लिए पुश करें। ऐसा नहीं कि यार चलो घूमने चलो फिरने चलो, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, घूमना फिरना भी इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में एक दिन जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो आसपास, है ना, चीजें करो, बिल्कुल करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन के लिए घूमने फिरने चले गए, वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनसे बात मत करो। लोग पुश करेंगे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, देख यार वो तो कितने कितने घंटे पढ़ रहा है, वो तो जॉब ले ही लेगा, तू क्या कर लेगा, तेरा तो बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, तूने तो अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो बहुत ज्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर आएंगे जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि जितना हो सके इन लोगों से दूर रहो और सिर्फ अपना टारगेट रखो अपने लक्ष्य की तरफ। अगर आपको अपना एम क्लियर है ना, तो फिर कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो। हाँ, 10-15 मिनट के लिए आप यूज कर सकते हो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चलाने गए 10 मिनट के लिए मूड फ्रेश अप करने के लिए, और कहाँ 2 घंटे निपट गए पता ही नहीं चला, वहां 2 घंटे में आप 2 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। ऐसे दोस्त बनाओ, अपनी लाइब्रेरी में ऐसे दोस्त बनाओ जो डेली मॉक टेस्ट देते हो, उनसे बात करो कि बता तेरे मॉक टेस्ट में कितने आए थे, चल इस बार मेरे इतने, अगली बार देखते किसके कितने आते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन अपने आसपास बिल्डअप करो, ठीक है, यही कहना चाहूंगी। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट दो। टाइम फिक्स कर लो कि आपका कोर्स जैसे ही 70% कोर्स हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देना है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज को लेके कि मैडम मॉक टेस्ट कब दे, कब से देना शुरू करे। तो जैसे ही आप लोगों का 50 to 70% सिलेबस हो जाए ना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अभी आपने स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन, तो अभी मत देना, मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका 50 to 70% सिलेबस हो जाए, एक मॉक टेस्ट दो, वीक में एक दो। जैसे ही आपका 80 to 90% सिलेबस हो जाए, सेकेंड मंथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो मॉक टेस्ट की, एक हफ्ते में कम से कम 3 या 4 मॉक्स दो। और जब आखिरी का आपका रहेगे 20 डेज, इन 20 डेज में तो आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है, और मैं तो कहूंगी कम से कम 2 मॉक्स भी देते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जो हमको हमारा रियल प्रूफ करवाती है एग्जामिनेशन टाइम से, हमको पता चलता है कि हाँ हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही है। स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत यही होती है कि पढ़ते तो रहते वो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मुझे याद है एक मेरा फ्रेंड था, उसका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा, मैथ्स के कंसेप्ट सारे बहुत बढ़िया, लेकिन एसएससी एग्जाम आज तक नहीं निकली। क्यों नहीं निकली भैया? मॉक टेस्ट ही नहीं दिए हमने, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों के लिए रामबाण है। अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत सही डायरेक्शन में है कि गलत डायरेक्शन में, उसका जजमेंट हमें कौन देगा? तो वो हमको मॉक टेस्ट देगा। तो आप लोगों को याद रखना है, मॉक टेस्ट आखिरी के दिनों में हो सके तो 2 देना, आखिरी के 1 महीने में स्टार्ट कर ही देना मॉक टेस्ट लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक के बाद उसका एनालिसिस करना।
मॉक दे दिया ये जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस करना। पहचानो कि मैथ्स में मेरी अगर 5 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इन 5 क्वेश्चंस में से कहाँ कहाँ गलती हो रही है, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या तो मैं बेसिक कंसेप्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझसे गलती कहाँ हो रही है उस चीज को पहचानो। इंग्लिश में गलती हो रही है तो पहचानो ग्रामर वीक है, वो क्या वीक है कि कंप्रीहेंशन वीक है, फिर उस चीज पे मेहनत करने की कोशिश करो। भेड़ चाल की तरह बस बढ़ते ही नहीं जाना है हमें धक्का मुक्की की तरह, हमें भाई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने आप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। ठीक है, मान लो एग्जाम में क्या आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आप हमेशा अपना परसेंटाइल देखा करो, जितने भी मॉक टेस्ट रहते हैं ना उसमें आपको परसेंटाइल भी शो होता है। अगर आपका परसेंटाइल 90% से ऊपर है तो फिर आप सेफर साइड पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 से कम आ रहा है ना, तो फिर मान लो गड़बड़ है और आपको भैया मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कहानी मुश्किल है इस बार, है ना, अगले साल के लिए लग जाओ फिर तो कोशिश करो मॉक टेस्ट देने की और उसका एनालिसिस करने की। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मोटिवेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भैया उनको रोज मोटिवेशन लगता है, सुबह उठते से ही डेली मोटिवेशन। काय का मोटिवेशन भैया, क्यों मोटिवेशन चाहिए तुमको, क्या तुम्हारा रीजन नहीं क्लियर है? हाँ, तुमको नहीं पता कि तुम ये एग्जाम क्लियर करना क्यों चाह रहे हो? अगर तुम्हारे मन में जब तक इस वाई का जवाब नहीं है ना, तो तब तक तुम्हें रोज मोटिवेशन देखने की जरूरत पड़ेगी। सीधा साधा फंडा है, अगर आपको अपना लक्ष्य क्लियर होगा तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर ही मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया मुझे अचीव करना है, 3 महीने में एग्जाम निकालनी है और टीयर 2 भी क्लियर करके इस बार भैया क्लियर करना है सब कुछ। तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि रोज रोज यूट्यूब पे चली जाऊं, रील्स स्क्रॉल करूं, मोटिवेशन देख लूं किसी का, तो फिर गड़बड़ है ना। अगर आपको अपने वाई का रीजन क्लियर होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहूंगी स्टूडेंट्स अपने माता पिता का एक फोटो रख लो अपने पास में, अपने जेब में, अपने पॉकेट में। कभी भी आपको ऐसा होना यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिस्करेज फील हो रहा है, यार क्या करे जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार देख लेना उनका फोटो, इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा ना कि लग जाओगे आप लोग। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बहुत उम्मीद से बाहर भेजते हैं कि यार हाँ हमारा बच्चा गया है और इस बार वो एग्जाम क्लियर करके आएगा। तो बस एक बार उनकी तरफ देख लेना, बखत सारे डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएंगे और अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको चीजों को क्लियर करने का। लास्ट चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं अपने टाइम पे क्या करती थी, एक सॉन्ग की प्लेलिस्ट बना लेती थी और इस प्लेलिस्ट को सुनती थी जब भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, मेरे को रेस्ट चाहिए 10 मिनट का, तो घूमते फिरते सॉन्ग सुन लो, है ना। उन सॉन्ग्स में भी अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप सैंटी सॉन्ग सुनने चले गए। अब सैंटी सॉन्ग सुनते सुनते आपको याद आ रही है अपनी, है ना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैंने वैसा किया था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे हाई फ्रिक्वेंसी वाले सॉन्ग सुनने हैं, जैसे लक्ष्य मूवी का सॉन्ग बहुत अच्छा है ना, दंगल मूवी के सॉन्ग्स आप सुन सकते हो, और उसके अलावा भाग मिल्खा भाग मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ऐसे प्लेलिस्ट बना लो, उस सॉन्ग्स को आप लोग सुनो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे, और सॉन्ग सुन के तो एक अलग ही अपने अंदर जोश आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको लोगों को करनी है, कोशिश करो कि इंटरनल मोटिवेशन इतना अच्छा रहे कि बाहर यूट्यूब पे परेशान होने की जरूरत ना। बच्चे यूट्यूब पे भी इतना ज्यादा घुस जाते हैं, किसी की भी लाइव क्लास चल रही तो जाके बैठ गए। भैया आपको अपने टाइम की अहमियत पहचाननी है। अगर स्टूडेंट लाइफ में होके आप कहते हैं ना किसी चीज में से उसका निचोड़ आप लोगों को निकालते आना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी अपना आधा घंटा दे भी रहे हो तो आप इस चीज को पहचानो, मैं उस जगह पे अपना आधा घंटा दे रहा हूँ तो इज इट वर्थफुल, क्या मुझे उससे उतना आउटपुट मिलेगा, उस चीज को पहचानो। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा किसी भी लाइव सेशन में जाके बैठ गए हो और वहां से आपको कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा है, बस बढ़िया हाय हेलो ये सब करे जा रहे हो, दोस्तों के साथ दोस्ती यारी निभा रहे हो। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको अपने समय का बहुत ही ज्यादा विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसको वेस्ट मत करो, जितना हो सके ऑनलाइन चीजों में मत भटको। ठीक है, आप लोगों के लिए हमने एसएससी को टारगेट करते हुए कोर्स भी लॉन्च किया है, एसएससी स्पेशल टारगेट बैच। आप उसमें सारे कोर्सेज बाय कर सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके और इंग्लिश, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मैंने एसएससी क्लियर किया है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को गाइड भी कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में ऑलरेडी इनरोल है। आप लोग भी करना चाहते हो तो बिल्कुल उस बैच को अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछ भी सकते हो। क्या सो सेशन यहीं पे रख रही हूँ मैं। सबसे बढ़िया आप लोगों को ईद की मुबारक हो।
इसी उपलक्ष्य में क्रेजी जीके की तरफ से आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज पे 40% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो, एसएससी स्पेशल इंग्लिश की बात करूं या फिर एसएससी टारगेट बैच की बात करूं, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। मेरा जो बैच है ये लाइव रहता है, रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, मॉक टेस्ट रहता है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी भी है। अगर आप अपनी तैयारी को सिंक्रोनाइज्ड वे में करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, बिकॉज मैंने एग्जाम क्लियर की है, तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की। आपको सेशन कैसा लगा बताना जरूर, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए सेशन लाने में। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद।